इसके बाद आते हैं वायरसेस। अब वायरसेस लफ्ज निकला हुआ है लातीनी लफ्ज विनोम से। विनोम लातीनी जबान में पॉइजन को या जहर को कहते हैं। नॉन सेलुलर इंफेक्शियस एजेंट्स हैं, यानी कि ये भी ऐसी चीज है जो सेल्स पर मुश्तमिल नहीं है लेकिन इंफेक्शंस काज कर सकते हैं, बीमारियां काज कर सकते हैं। इनके अंदर जीनोम होती है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, जेनेटिक प्रोग्राम है जो बताता है कि इन्होंने कैसे कैसे काम करना है। और आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। हमारे सेल्स में अमूमन डीएनए जीनोम होता है लेकिन इनके पास आरएनए भी हो सकता है। और खैर ये जीनोम फिर कवर्ड होता है प्रोटीन के एक कोट में, जैसा कि यहां पे आपको दिखाया हुआ है कि डीएनए वो ब्लू कलर की प्रोटीन बॉल्स दिखाई हुई है और उनके अंदर वो पैकेज्ड है। ठीक है, अब ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं लिविंग सेल्स के अंदर, यानी कि जब किसी अपने होस्ट सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो वहां पर अपनी कॉपीज बना सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और अमूमन इस दौरान बीमारी कॉज करते हैं, नुकसान करते हैं उस सेल का। बहुत सारी इंसानी बीमारियां इनकी वजह से होती हैं, मिसाल के तौर पे हेपेटाइटिस है, एड्स है, स्मॉल पॉक्स है, बहुत सारी कम से कम हजारों सालों से इंसानों को पता है जो बीमारियां, मसलन पोलियो है, तो वो वायरसेस की वजह से होती हैं। वायरोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ वायरसेस को, साइंटिफिक स्टडी ऑफ वायरसेस। जो लोग वायरसेस को स्टडी करते हैं उनको वायरोलॉजिस्ट कहा जाता है। वायरसेस बजाते खुद मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इनको मल्टीप्लाई, इनके अंदर वो सारा सिस्टम मौजूद नहीं है जो एक सेल में होता है। एक सेल बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, उसके अंदर हजारों तरह के मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स हैं, उसके अंदर एनर्जी की सप्लाई है, उसके अंदर प्रोटीन्स हैं, उसके अंदर राइबोसोम्स हैं, पूरी मशीनरी है जो सेल के सारे काम करती है और फिर सेल की कॉपियां भी बनाती है और वो कॉपियां आगे चलती हैं, नए सेल्स बनते जाते हैं। इनके पास उसमें से कुछ भी नहीं है। इनके पास क्या है, मेनली दो चीजें हैं, जेनेटिक मटेरियल है और चंद प्रोटीन्स हैं। बाज वायरसेस ऐसे हैं जिनके पास थोड़े बहुत लिपिड्स हैं, लिपिड मेम्ब्रेन है कह लें, लेकिन बाकी सारी चीजें नहीं है, कॉम्प्लेक्स मशीनरी इनके पास मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से फिर ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकते खुद से। यानी कि अगर अकेले पड़े हुए हैं तो आप उनको कहेंगे ठीक है ये डेड है, कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन जब किसी होस्ट सेल में दाखिल होते हैं तो फिर वो सारी चीजें इनके एक्टिवेट होती हैं। एक अलग ही टेक्नोलॉजी इनके पास है जिसकी मदद से जनाब ये अपनी उस होस्ट सेल के ऊपर कब्जा कर लेते हैं और उससे अपनी कॉपियां बनवा सकते हैं। बहुत पुराने जमाने से लोगों को ऐसी बीमारियों के बारे में पता है जिनको आज हम जानते हैं कि वो वायरसेस की वजह से होती हैं। सबसे पहले जिस बीमारी के खिलाफ वैक्सीन बनाई गई थी वो भी एक वायरल डिजीज थी, वायरसेस की वजह से होती थी। स्मॉल पॉक्स आपने नाम सुना हुआ है, पहले बुक में कई दफा आ चुका है। एडवर्ड जेनर ने इसके खिलाफ वैक्सीनेशन का तरीका दरियाफ्त किया था। इसने एक 8 साल के बच्चे को पहली दफा वैक्सीन लगाई, तो स्मॉल पॉक्स के खिलाफ उसने वैक्सीन बनाई और फिर उस बच्चे के अंदर वो वैक्सीन इंजेक्ट की और फिर बाद में स्मॉल पॉक्स का वायरस लेकर उसको बच्चे को लगाया कि बच्चे को बीमारी होती है या नहीं होती। तो चूंकि उसको पहले वैक्सीन लग चुकी थी तो वो बच्चा स्मॉल पॉक्स से महफूज रहा। ठीक है, तो 6 हफ्ते बाद उसको जब दोबारा स्मॉल पॉक्स का वायरस इंजेक्ट किया गया तो वो बच्चा हेल्दी रहा, उसको बीमारी के असरात जाहिर नहीं हुए। और इस तरह फिर एडवर्ड जेनर ने 23 मजीद लोगों को वैक्सीनेट किया स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। ठीक है, आपको पता है स्मॉल पॉक्स वो पहली बीमारी है जिसको हमने दुनिया से मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया वैक्सीनेशन कर करके। बड़ी खौफनाक सी बीमारी थी पुराने जमाने में। आपके दादा दादी की उम्र के लोगों को अगर आप देखें तो उनमें से काफी सारे लोगों के चेहरे पे इस तरह के दाग होते थे जैसे यहां पर तस्वीर में दिखाया हुआ है। ठीक है, वो काफी सारे छोटे छोटे से दाग मतलब खड्डे से बने हुए हैं। ये एक्चुअली मतलब ये बीमारी इसी वजह से इतनी ज्यादा वो बदनाम भी थी कि जी जो बंदा बच जाता है उसके चेहरे पे सारी जिंदगी के लिए निशान बाकी रह जाते हैं और हर 3 में से 1 इन्फेक्टेड पर्सन वैसे ही उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, 3 में से 1 मारा जाता था, जो बच जाता था उसके चेहरे पर इस तरह के दाग होते थे। तो बहुत ज्यादा बदनाम बीमारी थी। तो एडवर्ड जेनर ने उसके खिलाफ वैक्सीन इजाद की। वैक्सीनेशन हम कहते हैं डेड
या वीकेंड वायरसेस को बॉडी में इंजेक्ट करना ताकि बॉडी उनके खिलाफ अपने डिफेंसेस तैयार कर ले। अगर लाइव वायरस आएगा या लाइव जो भी बैक्टीरिया के खिलाफ भी वैक्सीन हो सकती हैं, अगर लाइव बैक्टीरियम या लाइव वायरस आएगा तो क्या होगा, वो आपकी बॉडी में तबाही मचा देगा। बॉडी को तैयार होने में अमूमन 3 से 5 दिन लग जाते हैं। तो अगर उस वायरस को 3 दिन आप दे देंगे या उस बैक्टीरियम को 3 दिन दे देंगे तो बैक्टीरिया तकरीबन 1 दिन के अंदर एक बैक्टीरियम से 1 अरब तक हो सकते हैं। अगर एक लुकमे में कई बैक्टीरिया आ गए थे आपकी बॉडी में तो वो अरबों की तादाद में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर वो अरबों मिलकर आपको तिगनी का नाच नचा देंगे। ठीक है, तो बड़ा शदीद रिस्पांस हो सकता है किसी, मतलब आपने देखा हुआ है जब भी आपने कभी रेडी से लेकर फ्रूट चाट या दही बल्ले खाए उसके बाद आपका पेट खराब हुआ होगा। ठीक है, तो वो चंद दिनों के अंदर अंदर आपकी हालत बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है। ठीक है, तो वो बैक्टीरिया अमूमन इतनी तेजी से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं कि हमारी बॉडी को उसके खिलाफ डिफेंस करने का टाइम नहीं मिलता। तो जो बीमारियां ज्यादा खतरनाक हैं उनके हमने वायरसेस को कमजोर बना लिया या उनको मार दिया, फिर उन मरे हुए वायरसेस को हम बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। बॉडी उसके खिलाफ उसको देखती है कि ये कोई चीज आई है जो पहले मेरे पास मौजूद नहीं है, तो वो उसके खिलाफ डिफेंस तैयार कर लेती है। व्हाइट ब्लड सेल्स तैयार हो जाते हैं जो सारी जिंदगी आपके साथ रहेंगे। तो वो व्हाइट ब्लड सेल्स स्पेसिफिकली उस वायरस या उस बैक्टीरियम को पहचानने के लिए बने हुए हैं। अब आइंदा अगर कभी वो लाइव वायरस आपकी बॉडी में दाखिल होता है तो वो आपकी बॉडी पहले से तैयार होती है, वो उसको मल्टीप्लाई ही नहीं होने देती, उससे पहले उसको ढूंढ के खत्म कर दिया जाता है। तो आप इम्यून हो जाते हैं। इस प्रोसेस को वैक्सीनेशन कहते हैं। वैका लातीनी जबान में काओ को कहते हैं। लुइस पास्चर ने यह नाम रखा था वैका, मतलब वो एडवर्ड जेनर की वजह से। एडवर्ड जेनर ने जो पहली दफा स्मॉल पॉक्स के खिलाफ वैक्सीन बनाई थी वो एक्चुअली उसने काओ पॉक्स के वायरस से बनाई थी। दोनों वायरस इत्तफाकिया तौर पर एक जैसे होते हैं तो उसकी वजह से वो काम कर गई। यानी कि काओ पॉक्स का वायरस लेके जिस्म में दाखिल कर दिया, बाद में स्मॉल पॉक्स भी दाखिल किया, तो बॉडी ने समझा कि ये वही वाला वायरस है जो पहले आया था और उसकी वजह से वो बॉडी ने उसके खिलाफ एक्ट किया और उसको मार दिया। दोनों का आउटर कवर देखने में एक जैसा होता है, इस वजह से बॉडी एक के खिलाफ अगर तैयार हो जाए तो दूसरे को भी खत्म कर देती है। तो उस काओ की वजह से उसने नाम रखा वैका, लातीनी जबान में काहो को कहते हैं। वैक्सीन की दोबारा से हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 में जाके। अच्छा, अब चार्ल्स चैम्बरलैंड ने 1884 में वो लुइस पास्चर के साथ काम कर रहा था। लुइस पास्चर का काफी ज्यादा काम है, हमने पहले पढ़ा कि बैक्टीरिया वगैरह के ऊपर उसकी काफी रिसर्च थी, चैप्टर 4 में भी उसकी बात आई थी। तो इन्होंने ये देखा कि अमूमन बैक्टीरिया पोर्सलिन फिल्टर से नहीं गुजर सकते। पोर्सलिन समझते हैं, चीनी की मट्टी। ठीक है, तो वो चीनी की मट्टी से जो बर्तन बनते हैं अगर कभी उसे तोड़े तो आप देखेंगे कि उसके अंदर बड़े टेढ़े मेढ़े से वो रास्ते से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो वो उसके अंदर बेसिकली जिस तरह घड़ा है, घड़ा तो देखा हुआ है ना, तो घड़े के अंदर भी बहुत बारीक बारीक से पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं। तो इसी तरह वो चीनी मिट्टी के बर्तनों के अंदर भी सुराख होते हैं, गर्चे उसके ऊपर वो लिपाई करके उनको पूरी तरह से कवर किया हुआ होता है। तो वो सुराख इतने बारीक होते हैं कि बैक्टीरिया उसमें से नहीं गुजर सकते। ठीक है, यानी कि अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर बैक्टीरिया है और आपने वो सॉल्यूशन पोर्सलिन फिल्टर में से गुजारा और नीचे पानी आ गया, अब वो पानी किसी के अंदर इंजेक्ट करेंगे तो वो उसको बीमारी नहीं होगी, क्योंकि बैक्टीरिया सारे वहां पे प्लेट के ऊपर ही रुक चुके होंगे, फिल्टर के ऊपर ही रुक चुके होंगे। ठीक है, तो पोर्सलिन के बने हुए फिल्टर होते हैं, उन फिल्टर्स में बहुत बारीक सुराख होते हैं, इतने बारीक सुराख होते हैं कि बैक्टीरिया उन सुराखों में से नहीं गुजर सकते। लेकिन चार्ल्स चैम्बरलैंड ने दिखाया कि जिस चीज की वजह से रेबीज होती है वो चीज इन फिल्टर्स में से भी गुजर सकती है। ठीक है, रेबीज क्या होती है? पागल कुत्ते के काटने से जो बीमारी होती है रेबीज कहलाती है। तो जिस चीज की जो भी चीज है, अभी तक हमें नहीं पता कि वो क्या चीज है,
तो जो भी चीज जिसकी वजह से रेबीज हो रही है, रेबीज अमूमन होती है कुत्ते के काटने से, तो उन्होंने क्या किया, पागल कुत्ते की राल इकट्ठी कर ली, थूक इकट्ठा कर लिया, उस थूक को फिल्टर किया और फिल्टर करने के बाद थूक किसी दूसरे कुत्ते के अंदर इंजेक्ट कर दिया। तो वो कुत्ता असूली तौर पर अगर ये बीमारी किसी बैक्टीरिया से हो रही होती तो कुत्ते को कोई असर नहीं पड़ना चाहिए था, वो कुत्ता ठीक रहना चाहिए था, लेकिन उस कुत्ते को भी बीमारी हो गई। इसका मतलब है कि फिल्टर ने उस चीज को रोका नहीं है जो चीज बीमार कर रही है, हालांकि वो पहले से जानते थे कि बैक्टीरिया को वो फिल्टर रोकने में 100% कारआमद है। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई ऐसी चीज है जो बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया के अलावा कोई नई चीज निकल आई है जो लोगों को बीमार कर रही है। आज हम जानते हैं कि वो बीमारियां एक्चुअली वायरसेस की वजह से हो रही थी। लोगों ने उस वक्त ये समझा, उस वक्त क्योंकि पहले कुछ नहीं पड़ रहा था कि भाई अगर ये मतलब पहले तो एक बीमारी देखी बैक्टीरिया से हो रही है, दूसरी बीमारी देखी बैक्टीरिया से हो रही है, तीसरी बीमारी देखी बैक्टीरिया से हो रही है, बहुत सारी बीमारियां हो गई जो बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, सारा इल्जाम बैक्टीरिया पे डाल दें। अब एक ऐसा निकल आया कि इसमें बैक्टीरिया मौजूद ही नहीं है, उसके बावजूद उससे बीमार हो रहा है। तो लोगों ने कहा कि शायद ये कोई ऐसी चीज है जो बजाते खुद लिक्विड है, कोई जहर है जो वो कुत्ते के थूक में मौजूद है, वो लिक्विड है, इस वजह से वो फिल्टर में से गुजर जाता है थूक के साथ ही, और फिर वो डालने की वजह से इन्फेक्शन होती है। तो इसी वजह से फिर वो लातीनी लफ्ज वेनोम से हमने वायरस का वर्ड डिराइव किया। वेनोम का लफ्जी मतलब जहर होता है, तो लोगों ने समझा कि ये एक्चुअली लिक्विड है। आइवानोव्स्की ने 1892 में दिखाया कि जिस चीज की वजह से टोबैको मोज़ेक डिजीज होती है वो भी पोर्सलिन फिल्टर से गुजर सकता है। अब ये टोबैको मोज़ेक डिजीज क्या है? ये जनाब एक और बीमारी है, आपने तोरी की बेल देखी होगी, घिए की खीरे की बेल देखी होगी, तो ये उसी के पत्ते हैं समझ लें। इसके ऊपर ये आपको येलो येलो कलर के पैच नजर आ रहे हैं, कहीं ग्रीन कहीं येलो, कहीं ग्रीन कहीं येलो, ठीक है। तो वो मोज़ेक पैटर्न बना हुआ है कि कहीं कोई कलर है कहीं कोई कलर है, ठीक है। मोज़ेक का वर्ड हम पहले भी सुन चुके हैं। तो ये टोबैको मोज़ेक डिजीज है। तंबाकू अंग्रेजों ने सारी दुनिया में बेच बेच कर दुनिया को सिगरेटों पे लगाए रखा, हुक्कों पे लगाए रखा। तो तंबाकू एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक क्रॉप रही है दुनिया में 200-300 साल, ठीक है। अब तंबाकू के पत्ते भी इसी तरह से खराब हो जाते हैं, उनके ऊपर बीमारी हो जाती है और फिर वो तंबाकू का जायका वैसा नहीं रहता, बीमार पत्ते का जायका वैसा नहीं होता जैसा साफ पत्तों का होता है। तो लोग उसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे कि ऐसा क्यों होता है, तंबाकू के पत्तों पे इस तरह के निशान क्यों बन जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि वो तंबाकू का बीमार पत्ता लिया, उसको पीसा, पोर्सलिन फिल्टर से गुजारा और एक साफ पत्ते के ऊपर डाल दिया। थोड़े दिनों बाद उस साफ पत्ते के ऊपर भी पीले पीले धब्बे नजर आना शुरू हो गए। इसका मतलब है कि ये भी कोई ऐसी बीमारी है जो बैक्टीरिया की वजह से नहीं हो रही, बल्कि वही लिक्विड किसी चीज की वजह से हो रही है, और उसको भी हमने उसी खाते में डाल दिया, ठीक है। तो पहले इंसानों की बीमारी या जानवरों की बीमारी मिली थी, अब पौधों की भी बीमारी मिल गई जो इसी तरह से वो फिल्टरेबल एजेंट की वजह से हो रही है। फिर इसी तरह बाद में कुछ अरसे बाद पता लगा कि फुट एंड माउथ डिजीज, मुंह खुर की बीमारी है, जानवरों में होती है अक्सर, तो वो भी इसी तरह फिल्टरेबल एजेंट से हो रही है। इसी तरह बाद में हमें पता लगा कि येलो फीवर जो मच्छरों के काटने से एक बीमारी होती है, ये भी फिल्टरेबल एजेंट की वजह से हो रही है। तो बहुत सारी मुख्तलिफ बीमारियां मिलती गई जो उन्हीं फिल्टरेबल एजेंट से फैल रही थी। स्टैनली ने बिलाखिर 1935 में उस फिल्टर्ड मटेरियल को भी फर्दर प्योरीफाई करके उसमें से टोबैको मोज़ेक वायरस अलहदा किए, ठीक है। यानी कि उसने केमिकली पता लगाया कि इसके अंदर डीएनए है और प्रोटीन है, दो चीजें मौजूद हैं, ठीक है। तो केमिकल एनालिसिस से हमें पता लगा कि वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पर मुश्तमिल है। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई नंबर एक तो ये लिक्विड चीज नहीं है, प्रोटीन और वो न्यूक्लिक एसिड मौजूद है इसके अंदर। नंबर दो कि ये अब तक जितने
हम एजेंट्स जानते हैं जो बीमार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे बैक्टीरिया के बारे में हम जानते हैं, फंजाई के बारे में जानते हैं जिनसे बीमारियां होती हैं, प्लाज्मोडियम वगैरह हमने देखे हुए हैं जो सिंगल सेल होते हैं और वो हमें मलेरिया काज करते हैं। तो उन सब से ये अलग हैं। क्यों? क्योंकि वो बड़े पेचीदा, उसमें 4 तरह के कम से कम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, वो काफी कॉम्प्लेक्स हैं। उसके मुकाबले में ये वाले सिर्फ 2 चीजों पर मुश्तमिल हैं, तो ये बहुत सिंपल है रिलेटिवली।